मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। हमसे, आपसे, हम सबके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक अधिकारों से सजे हमारे खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद भी हमारी शासन व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलती रही। हमारे देश की संविधान सभा बैठी। उस संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों के अथक परिश्रम के बाद, मेहनत और मशक्कत के बाद एक दस्तावेज तैयार किया। उस दस्तावेज को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को सौंपा और इस तरीके से संविधान सभा ने उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मसात किया और उसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को हमारे ऊपर यानी इस देश का संविधान बना और उसे लागू किया गया। इस पूरी अवधि के दौरान गणतंत्र जो हमारा भारत देश है वो भारत गणतंत्र बना, लेकिन उस गणतंत्र को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 का दिन मुकर्रर किया। गणतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, गणतंत्र में नागरिकों के अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, सरकार और समाजों के कर्तव्य क्या है, उनके अधिकार क्या है, और हमारा देश जो स्वतंत्रता दिवस से लेकर के और गणतंत्र दिवस के बीच में 2 साल 11 महीने 18 दिनों की जो ये एक भगीरथ प्रयास हुआ था, उसके बाद भारत कितना बदला, भारत किस तरीके से हमारे देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के ज़िंदगी में आसानियां पैदा हुई, उनके लिए आसानियां आई। इन्हीं तमाम बातों पे, इन्हीं तमाम सवालों को डिस्कस करने के लिए, उस पे विचार विमर्श करने के लिए हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है। आज का हमारा विषय है प्रजातांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक गणतंत्र पर्व। और इस विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में 2 खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए हम आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है लखनऊ विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिखा चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक दूसरे मेहमान हैं जो कवि हैं और उसके साथ साथ इनकी गणतंत्र दिवस पे और ख़ासतौर से जो हमारा संविधान है उस पर एक गहरी नज़र भी है, गहरी पकड़ भी है। तो आइए उनका भी स्वागत करते हैं। लोकेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर चौहान, इससे पहले कि हम अपने विषय पे आए, हम अपने दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी के साथ जो पहला सवाल है मेरा वो ये है कि हम भारतवासियों के लिए गणतंत्र के मायने क्या है? मैं समझती हूँ गणतंत्र अर्थात वह व्यवस्था जहाँ पर गण यानी कि हम सभी लोग उस व्यवस्था का केंद्र हों। वो व्यवस्था हमारे लिए हमसे और हम में समाहित होती हो और हमसे जन्म लेती हो। वो व्यवस्था जो हमसे संचालित हो और हमारे प्रति उत्तरदायी हो। बड़े संघर्षों के बाद हमने गणतंत्र को स्थापित किया है जी।
और उसी पर्व को मनाने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। लोकेश जी, एक जैसे मैडम ने कहा कि गणतंत्र, गण और तंत्र दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। गण यानी हम भारत के लोग, और तंत्र यानी जो व्यवस्था के जरिए, जिन सिद्धांतों और नियमों के जरिए हम संचालित होते हैं, हमारा देश संचालित होता है। लेकिन जो 26 जनवरी है वो बड़ी एक ऐतिहासिक तारीख है। हमें याद आता है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, जब हम ब्रिटिशर्स के हम गुलाम थे, हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। तो क्या उस 26 जनवरी 1930 से लेकर के जो 26 जनवरी 1950 के बीच का ये जो 20 साल का कार्यकाल है, जो 20 साल का कालखंड है एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई अंतर संबंध है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे हमने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया उस दिन, जबकि हमारे कुछ सिर्फ नागरिकता से संबंधित और चुनाव से संबंधित कुछ उपबंधों को हमने लागू किया। पूरे संविधान को हम लोगों ने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। इस तारीख को चुनने का ये जो पूरा कारण रहा, वो पूर्ण स्वराज का वो नारा रहा जो 26 जनवरी 1930 को दिया गया। जी। और हम तभी से एक स्वयं में यह मान करके चल रहे थे कि हम स्वतंत्र हैं और स्वाधीनता की ओर बढ़ रहे हैं। तो उस 26 जनवरी 1930 की जो तिथि थी वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाई गई थी। और उसके बाद से लेकर के आगे तक, जहां तक की रोचक तथ्य ये है कि 47 के बाद भी हम लोगों ने 3 साल तक उसको स्वाधीनता दिवस के रूप में ही मनाया। और जब इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे और उस समय की जो व्यवस्था थी, उन्होंने इसे सेलिब्रेट करने के लिए ही ये निर्धारित किया कि हम इसे चुनेंगे, इस तिथि को 26 जनवरी 1950 की तिथि को इसे लागू करेंगे, ताकि वो तिथि की महत्ता बनी रहे। पूर्ण स्वराज के जिस नारे को लेकर के हम आगे बढ़े थे, उस तिथि की महत्ता बनी रहे, इसलिए ये तिथि चुनी गई थी। कितनी रोचक जानकारी आपने दी है लोकेश जी कि 26 जनवरी 1930 का जो वो तारीख है, और उसके बाद उसी 26 जनवरी को हमने 1950 में कुछ इंतजार के बाद हमने उस तिथि को ही संविधान को लागू किया था। डॉक्टर शिखा, लोकेश जी से हम लोग थोड़ा गीत भी सुनेंगे, कुछ कविताएं भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जान लें कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये जो 3 शब्द है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर इसको हम कैसे डिफाइन करें। आप एक एडमिशियन है और शैक्षिक जगत से आप जुड़ी हुई हैं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में बताइए कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र के अलग अलग मायने क्या हैं, और ये क्या एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, ये तीनों अगर हम देखें तो लगभग समानार्थी शब्द हैं जी। हालांकि जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो एकेडमिक जगत में गणतंत्र का अर्थ है ऐसी व्यवस्था को संविधान के माध्यम से लागू करना जो इलेक्शन से संचालित होती हो, जहां लोगों को ये अधिकार हो कि वे जनमत के माध्यम से एक नियमित तिथि के बाद, जैसे कि भारत में हमने 5 साल की अवधि रखी है, अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ 4 साल है। गणतंत्र अमेरिका भी है, गणतंत्र भारत भी है। हालांकि इस गणतंत्रीय व्यवस्था में कुछ फर्क है जो संविधान के माध्यम से स्थापित किया गया है। जब हम लोकतंत्र और प्रजातंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र में जो एक कॉमन स्पिरिट है वो ये कि लोगों की भावना सुप्रीम हो या सर्वोपरि हो। लोगों की इच्छा तय करे कि राज्य कैसे संचालित होगा, कैसे चलेगा, या उसके प्रतिनिधि क्या काम करेंगे। और इसीलिए गणतंत्र या प्रजातंत्र एक बड़ा जीवंत कॉन्सेप्ट है जो बदलते समय के साथ बदलेगा, लोगों की बदलती अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ बदलेगा। तो इनमें कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, व्यवस्थाओं में फर्क हो सकता है। अलग अलग देशों ने अपने अपने संदर्भ के अनुरूप, अपनी अपनी क्रांतियों, संघर्षों के अनुरूप अलग अलग व्यवस्थाएं अपनाई। मैंने जबकि कहीं पढ़ा कि रिपब्लिक का मतलब ही है रिलेटेड टू पब्लिक, मतलब जनता से जुड़ी हुई वो सारी चीजें जो जनता से जुड़ी हुई है, जो उनके गढ़ से जुड़ी हुई है, उनके लोगों से जुड़ी हुई है, वही गणतंत्र है। उसको समाहित करके एक पुष्प का जो गुलदस्ता बनता है, वही एक हमारा खूबसूरत गणतंत्र है। आपने गणतंत्र की बात कर ली है तो मैं थोड़ा स्वतंत्रता की भी बात कर लूं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, और ये 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। लोकेश जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस बीच की अवधि में
जो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच की जो अवधि है, इस अवधि को आप कैसे परिभाषित करेंगे? इस अवधि को तो मैं इस तरीके से देखूंगा कि हम अपने सपनों को बुन रहे थे और उसे गूंथ रहे थे, और हम लगभग 60 देशों के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करके और एक संविधान सभा के माध्यम से उस संविधान को कि भविष्य का भारत कैसा होगा, उसकी जो है आत्मदीप्त, उसका जो है गौरव कैसे स्थापित होगा, उस दिशा में हम बढ़ रहे थे। और हमने एक एक सभी अनुच्छेदों का, एक एक आर्टिकल्स का, सारी व्यवस्थाओं का बड़ा ही जो है समन्वय स्थापित करते हुए, उनका अध्ययन करते हुए और एक अच्छा संविधान दिया। तो ये मैं तो इसे भारत का स्वप्न काल देखता हूँ, जहाँ पर अपने आने वाले भारत की परिकल्पना, आने वाले भारत की का चित्र हम लोग गढ़ रहे थे, उसे बना रहे थे। तो बड़ा ही खूबसूरत समय था उस समय। 2 वर्ष और आपने जैसा बताया कि 11 माह 18 दिन 2 साल 11 महीना 18 समय लगा। और कई कमेटियां, मुझे याद है शायद 13 कमेटियां बनाई गई और उसमें प्रारूप कमेटी, प्राक्कलन कमेटी, भाषा कमेटी, तमाम ऐसे कमेटियां बनी। और सबसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने सभी का समन्वय करके एक संविधान हमारे सामने एक लगा, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तहत, और उन्होंने कहा कि अब ये देश जो है इस संविधान से शासित होगा। ये इस संविधान की व्यवस्था से ही हम किसकी बात मानेंगे, हम किसके सामने नतमस्तक होंगे, वो इस देश का संविधान होगा। तो ये बड़ा स्वप्न काल था, ये स्वर्णिम काल था। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। वहीं हमारे सामने पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल था, जो लगभग उसी समय ये जर्नी शुरू की, बट 14 अगस्त 1947 को, बिल्कुल लगभग एक दिन पहले। और 1973 में जाकर वे अपना संविधान को एक प्रारूप प्रदान कर पाए या एक संविधान अपना पाए। और 3 बार असफल कोशिश के बाद, बड़े संघर्षों के बाद भी एक बड़ा छोटा सा प्रसंग मैं शेयर करूंगी। जरूर। जब पहली बार वहां संविधान सभा की बैठक हो रही थी, तो जिन्ना का एक बड़ा फेमस कथन है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम धर्म से परे जाकर एक व्यवस्था स्थापित करें। हालांकि जब तीसरी बार संविधान सभा की मीटिंग पाकिस्तान में हुई और वहां पर जिस तरह से इस्लामिक स्टेट की परिकल्पना हुई और जिन्ना का सपना टूटा, वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। और इसी से बचते हुए हमें, जिसमें एक छोटा सा और प्रसंग आता है जब अम्बेडकर के सामने ये प्रश्न आया कि हम गांवों को अपने संविधान की नींव बनाएं, और अम्बेडकर ने कहा कि गांव नहीं, कोई और व्यवस्था नहीं, बल्कि व्यक्ति संविधान की नींव बनेगा। तो हमारा संविधान व्यक्ति को पहले पहचान देता है, और यहीं से प्रजातंत्र की जो नींव है, जो भारत का स्वरूप है, वो भी थोड़ा सा पाकिस्तान या बाकी साम्राज्यों से भिन्न हो जाता है। आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो मुझे जहां तक याद आता है 1956 तक उन्होंने गवर्नर जनरल की व्यवस्था जो है की थी, जबकि हम पहला अपना चुनाव हम लोगों ने 1952 में ही संपन्न कराया था। तो एक लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक देश का एक अच्छा सा उदाहरण हमारा देश है। नहीं, बिल्कुल भी। जैसा कि हम ये इस बात को समझते हैं, और हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका जो स्वप्न था एक सशक्त, सुंदर और समृद्ध भारत के निर्माण की, उस तरफ जब हम कदम बढ़ाते हैं तो हमारा संविधान हमारा पथ प्रदर्शक है, हमारे लिए एक रोशनी लेकर के आता है, हमें वो रास्ता दिखाता है कि हमें किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम कहीं ना कहीं से कुछ प्रेरणा लेते हैं, कुछ मोटिवेशन लेते हैं। और जैसा कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन किया गया, और उस अध्ययन के पश्चात जो सबसे बेहतर चीज थी, जो सर्वोत्कृष्ट चीज थी, वो हमने अपने आप के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए चुना था। डॉक्टर शिखा ने ये बात कही कि व्यक्ति के रूप में हम अपने संविधान से ये चाहते हैं कि व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, व्यक्ति कैसे खुश रहे, व्यक्ति की जिंदगी कैसे बेहतर हो। और जब व्यक्ति बेहतर होगा तो समाज बेहतर होगा, और जब समाज बेहतर होता है तो यकीनन राष्ट्र भी बेहतर होगा, और राष्ट्र प्रगति के पथ पर चलता चला जाएगा। लोकेश जी, हम आपसे आपका जो परिचय कराया था कि आप एक कवि भी हैं, और बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही सुंदर कविताएं आप कहते हैं। हम आपसे कविता सुनेंगे जरूर, लेकिन डॉक्टर साहिबा कि संविधान सभा का आपने जिक्र किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का जिक्र आया, गणतंत्र का भी जिक्र आया।
तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि संविधान सभा प्रारूप कमेटी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, संविधान और गणतंत्र, ये जो 4 टर्म है, इनका आपस में क्या अंतर संबंध है? फिर हम आपके पास आएंगे एक गीत से। संविधान सभा उन सभी प्रतिनिधियों का एक समूह था जो प्रोविंशियल सरकारों द्वारा चुने गए थे जी। और जिनको ये दायित्व सौंपा गया कि वे आने वाले भारत की जो व्यवस्था होगी, जो राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसकी नींव रखे। ड्राफ्टिंग कमेटी मूलतः प्रारूप समिति थी। हाँ। जो संविधान को प्रारूप प्रदान करने का दायित्व जिसे सौंपा गया। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जो इसका आधार बनी, नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और बहुत सारे जो मेंबर्स चुने गए उनकी आकांक्षाएं और लोग जो लगातार संविधान सभा से जुड़े हुए थे और अपने आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं प्रदर्शित कर रहे थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके हेड आपने जैसे कि कहा भी बी आर अम्बेडकर थे, उसके पास दायित्व था कि एक फाइनल प्रारूप प्रदान करे। संविधान मैं मानती हूं कि वो डॉक्यूमेंट है जो फाइनली रिजल्ट था इस सारी प्रक्रिया का। जैसा कि अपने आखिरी स्पीच में अंबेडकर जी ने कहा भी कि भारत ने हालांकि 2 साल से ज्यादा का समय लिया, अमेरिका में कुल 4 महीने लगे, कनाडा के संविधान को 2 साल लगे और सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के संविधान को लगे लगभग 9 साल। और जितना रिसर्च और जितने संविधानों की स्टडी करके हमने अपने संविधान को वो प्रारूप प्रदान किया, हमने इसे एक जीवंत डॉक्यूमेंट के रूप में देखा। हालांकि हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे या विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बट ये सबसे जीवंत संविधान भी है क्योंकि आने वाले समय के बदलाव का भी ध्यान इसमें रखा गया है। अमेंडमेंट या संशोधन की प्रक्रिया भी उतनी ही आसान है जितनी जटिल इस संविधान को बनाने की प्रक्रिया थी जी। और गणतंत्र इसका एक, या मैं कहूंगी कि इसकी आत्मा है। गणतंत्र इसके प्रत्येक आर्टिकल, प्रत्येक अनुच्छेद, प्रत्येक प्रावधान में प्रतिबिंबित होता है और उसे केंद्र में रखकर इस समूचे संविधान की परिकल्पना की गई है। तो यही आत्मा है जिसको हम हर 26 जनवरी को इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी के अलावा भी जो 365 दिन है, उन 365 दिनों के लिए हमारा संविधान हमारा पथ प्रदर्शक है और हम अपनी जिंदगी को, अपने देश को, अपने समाज को इसी संविधान को आगे रख करके बेहतर बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लोकेश जी, अब हम आपके पास आते हैं एक कविता के लिए, जो हमारे दर्शक बहुत देर से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कविता हमें सुनने को कब मिलेगी। हाँ बिल्कुल, और चूंकि गणतंत्र दिवस का अवसर है और बात गण की जन की होगी, तो मैं कैसा गण और जन चाहता हूँ या कैसा मेरी कल्पना है, मैं उस पर एक 4 पंक्तियां रखता हूँ। लाल किले से चल के तिरंगा, लाल किले से चल के तिरंगा हर छत पर लहराएगा, लाल किले से चल के तिरंगा हर छत पर लहराएगा, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। आजादी की स्वर्णिम बेला कोहिनूर सी चमक रही, आजादी की स्वर्णिम बेला कोहिनूर सी चमक रही, हर दिल में अब राष्ट्रवाद की अद्भुत ज्वाला धधक रही, हर दिल में अब राष्ट्रवाद की अद्भुत ज्वाला धधक रही। जिस दिन भारत का बच्चा बच्चा, इस भारत का बच्चा बच्चा आजाद भगत कहलाएगा, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। जाने कितनी जान गई, कितनी कुर्बान जवानी हुई, बलिदानों की लेकिन अब तक पूरी नहीं कहानी हुई, जाने कितनी जान गई, कितनी कुर्बान जवानी हुई, बलिदानों की लेकिन अब तक पूरी नहीं कहानी हुई। जिस दिन ये गौरव गाथाएं, जिस दिन ये गौरव गाथाएं हर कोई दोहराएगा, भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। अंतिम मंद पढ़ता हूँ जी।
अब आई है अपनी बारी इस ऋण को लौटाने की। क्या बात। अब आई है अपनी बारी इस ऋण को लौटाने की, मूल्यों की परिभाषा गढ़ प्रतिमानों को अपनाने की। जिस दिन ये मन भारत माँ के, जिस दिन ये मन भारत माँ के चरणों में रम जाएगा। क्या बात है। भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। भारत माँ के जयकारों से हर घर मंदिर बन जाएगा। और इन खूबसूरत लाइनों के साथ हम अपने देशवासियों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते हैं कि उनका जीवन स्वस्थ रहे, वो अपने ज़िंदगी में समृद्ध रहे और आगे बढ़ते रहें। लोकेश जी और डॉक्टर शिखा, हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और जिसका नाम है मोदी की गारंटी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। आज का हमारा विषय है प्रजातांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक गणतंत्र पर्व। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो दो खास मेहमान, डॉक्टर शिखा और लोकेश जी। लोकेश जी, जिन पंक्तियों के साथ आपने अपनी कविता का समापन किया है वो दिल में एक ऐसे ज्वार, एक ऐसी भावना का संचार करती हैं कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, हम कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे, हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे देशवासियों को कोई ठेस पहुंचे, जिससे हमारे देश के हितों को कोई नुकसान पहुंचे या मानवता किसी भी तरीके से वो रक्त रंजित हो या मानवता को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर शिखा, हम आपके पास आते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान जो इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद बना है, उस संविधान में नागरिकों के अधिकार क्या है? थोड़ा सा एक संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, हमने नागरिकों के अधिकारों को भारत की परिभाषा के बाद सबसे ज्यादा महत्व दिया है। जी। जो हमारे 3रे अनुच्छेद में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। जी। राज्यों को अपने अधिकार है और राज्यों को तो अपने अधिकार है ही, और राज्य के खिलाफ भी बहुत सारे अधिकार हैं। जैसे कि अगर मैं अनुच्छेद 17 को देखूं, जो छुआछूत के विरुद्ध अधिकार है, वो व्यक्तियों के विरुद्ध भी है और राज्य के विरुद्ध भी। तो यानी कि राज्य समानता के अधिकार के साथ इसको जोड़ा गया है। जैसे कि न तो राज्य कोई भेदभाव करेगा और न ही व्यक्ति विशेष आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव करेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे न्याय। डॉक्टर शिखा, अगर हम राज्य को परिभाषित अपने दर्शकों के लिए आसान शब्दों में कर दें तो शायद राज्य का आशय आपका सरकार से है। मैं इसको सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं करूंगी। राज्य का अर्थ है वे सभी संस्थाएं जो राज्य की किसी भी इच्छा को प्रतिबिंबित करती हैं या राज्य की किसी भी इच्छा को प्रदर्शित करती हैं। तो यानी कि राज्य में वे भी व्यवस्थाएं आ जाएंगी जो किसी प्रकार से राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त करती हूँ। तो
कई बार राज्य वो स्कूल भी हो सकते हैं जिनको राज्य ने फंड किया हो, वो सारे मीडिया हाउसेस भी हो सकते हैं जो किसी भी प्रकार से राज्य द्वारा समर्थित हो। तो राज्य की परिभाषा बहुत ब्रॉड है अगर हम संविधान के अनुरूप देखें। हम अपने दर्शकों के लिए थोड़ा आसान शब्दों में जानना चाह रहे थे, तो आपने जैसा बताया, हाँ, आप कंटिन्यू करिए। तो राज्य वे सभी संस्थाएं, वे सभी लोग जो राज्य की इच्छा को प्रदर्शित कर रहे हैं लोगों के लिए, वे सभी राज्य का हिस्सा माने जाएंगे। और राज्य से जुड़े ये सभी लोग, जो राज्य जो हम बेसिकली अनुच्छेद 12 और 13 के तहत राज्य और कानून को हमने स्पेसिफिकली परिभाषित किया है संविधान में, तो उसमें वे सभी लोग जो राज्य के क्रियाकलापों को प्रदर्शित करें या राज्य के जितने भी आदेश हैं या जितने भी निर्णय हैं उनका क्रियान्वयन करते हो, उनका पालन करते हो लोगों के लिए, तो आम प्रजा के लिए वे सभी राज्य होंगे या संविधान की नजर में वे सभी राज्य का हिस्सा होंगे। लोकेश जी, अभी डॉक्टर शिखा ने अधिकारों की बात की, तो अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, क्योंकि अधिकार तो अच्छा लगता है कि हम पूरे दम के साथ, पूरे जोश के साथ कहते हैं अरे भाई ये मेरा अधिकार है, लेकिन अधिकार जताने का अधिकार आपको है, लेकिन उसके साथ साथ आपके कर्तव्य क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो हम जरा लोकेश जी से जान लें कि भारत के नागरिकों को जो हमारा संविधान है वो क्या कर्तव्यों के प्रति वो सचेत करता है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा कर्तव्य तो हम ये जो व्यवस्था है 51 का अनुच्छेद में दी गई है, और जहाँ देखिए कितना रोचक है कि संविधान जहाँ राज्य को बांधता है कि आप नीति निर्देशक तत्वों के साथ व्यवस्था करता है कि आप इस तरीके की पॉलिसीज बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था रखेंगे, हालांकि वो उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनके लिए एक सिद्धांत है, एक नियम है कि आप अगर भविष्य में कोई नीति निर्देशक लेते हैं तो कैसे करते हैं। वहीं अभी आपने अच्छी चर्चा की कि हमारे कर्तव्य क्या है अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक। फिर जब हम आते हैं अपने कर्तव्यों, अधिकार क्या है, हम जब कर्तव्यों की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि हम हर उन छोटी छोटी बातों को भी नागरिकों के लिए परिभाषित किया गया है कि जिस तरीके से राज्य एक सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही हम भी अपने संविधान का पालन करेंगे, अपने देश के मानकों मूल्यों को उनका आदर करेंगे, अपने महत्वपूर्ण स्थलों का सम्मान करेंगे, अपने प्रतीकों का सम्मान करेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे। और जब हम अधिकार की मांग करते हैं किसी भी व्यवस्था से, और इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जो कि लोगों ने अपने लिए ही बना करके ये व्यवस्था रखी है, तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो उन अधिकारों के साथ तुरंत ही कर्तव्यों का प्रादुर्भाव हो जाता है। और उसी क्रम में मुझे तो लगता है कि जो इस संविधान के अनुच्छेद जब हम शुरू करते हैं राज्य की परिभाषा से, उनके क्षेत्र से, फिर नागरिकता पर आते हैं, और इस तरीके से जब मूल अधिकारों से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, वो क्रम भी ये परिभाषित करता है कि हम क्या हमको करना है। सब कुछ एक अरेंज विधि से लगाया गया है उस क्रम में कि ऐसा नहीं है कि कोई बाद में हम आपातकाल तक जाते हैं, 300 वहां तक जाते हैं, तो जो भी कुछ है वो एक क्रम से लगा हुआ है। तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपने संविधान के मूल्यों का, उनके आदर्शों का, राज्य के निर्देशों का सभी का पालन करें और आपसी भाईचारे और मूल्य के साथ समाज में रहें, जीवन जिए। यही संविधान की हम लोगों से अपेक्षा है। गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन नई दिल्ली में राजपथ पर हुआ करता था। अब राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और लोकेश जी ने उन्हीं जब कर्तव्यों की बात की थी, तो जरा हम डॉक्टर शिखा से ये जानने की कोशिश कर ले कि आखिर हमारा जो गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन है वो कर्तव्य पथ पर ही क्यों होता है। भारत तो बहुत विशाल है, इसके अलग अलग क्षेत्र है और सबकी अपनी ऐतिहासिकता है, सबका अपना महत्व है, तो आखिर वो क्या वजह है कि इसका मुख्य आयोजन अब कर्तव्य पथ पर किया जा रहा है। इसका बड़ा एक रोचक इतिहास है जी। 1911 में जब कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाया गया, उस समय लुटियंस और बेकर को ये जिम्मेदार, सर लुटियंस और बेकर जिन्होंने नई दिल्ली को और खासकर दक्षिणी दिल्ली में साउथ सेक्रेटेरिएट, नॉर्थ सेक्रेटेरिएट को उसका प्रारूप प्रदान किया, उनको ये दायित्व सौंपा गया कि ये केंद्र है जहां पर अगर आप देखें तो राष्ट्रपति भवन है, सभी सरकारी ऑफिसेज हैं और उसके दूसरे छोर पर इंडिया गेट है, जिस पर लगभग 90,000 सैनिकों का नाम भी अंकित किया गया। तो ये वो रास्ता है, भूमि पे शहीद हो गए, बलिदान किया। बिल्कुल, जो 1919 के ब्रिटिश अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स के तरफ से लड़े और शहीद हुए, तो उनके बलिदान को स्वर्णिम अक्षरों में वहां लिखा गया। और ये वो रास्ता था जो
इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ रहा था। और ये किंग्स लेन के नाम से उस समय किंग्सवे के नाम से प्रचलित था, जिस पर क्वीन का प्रोक्लेमेशन उस समय निकाला गया था। तब ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़े गर्व की बात थी। आजादी के बाद हमने इसे ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय गणतंत्र तक के सफर के रूप में देखा। और आज भी जब हम उस परेड को उस रास्ते पर लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भावना है कि किस तरह से बहुत संघर्षों के बाद हम उस साम्राज्यवाद से निकलकर गणतंत्र की स्थापना तक पहुंचे और कैसे हमने उसे अभी तक जीवंत रखा है। तो ये पूरा सेलिब्रेशन उस 200 साल के इतिहास, बल्कि उससे बड़ी समयावधि का एक जश्न है, जिसे हम हर साल उस परेड और उस झांकियों के माध्यम से मनाते हैं। ये एक रोचक तथ्य आपने सुना, और आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो जानकारी और जिस तरीके की सूचना दूरदर्शन उत्तर प्रदेश आपके लिए लेकर के आता है, हमें लगता है कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती होगी। आपका जो सूचना का एक संसार है, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के जरिए। लुकेश जी, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ इससे पहले कि बढ़े, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमतौर पे जब हम लोग बच्चे थे, अपने बचपन में बहुत सारा उत्साह होता था, आज भी बहुत सारा उत्साह है, लेकिन वो सारे काम आज हम नहीं कर पाते हैं। तो हम जरा ये जानना चाहते हैं कि जब हम बच्चे थे तो जो काम हम किया करते थे, आज के इस सूचना और प्रौद्योगिकी के दौर में क्या वही काम और उसी तरीके का उत्साह आज की पीढ़ी, आज के जो बच्चे हैं, वो कर पाते हैं? जी, आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि हमसे शायद आगे बढ़ करके, और इसमें आज की जो सूचना प्रौद्योगिकी है और आज का जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनका बड़ा रोल रहा इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में। तो आज के बच्चे और ज़्यादा उत्साह से, क्योंकि हमारे पास मुझे बचपन की बात याद है कि 15 अगस्त 26 जनवरी का मूल अंतर हमें नहीं पता था उस समय जब हम छोटे थे। तो हमारे लिए वो सेलिब्रेशन का दौर होता था। हम स्कूल में जाते थे, हमें लड्डू मिलते थे, हम खाते थे, घर पे पिताजी लड्डू लाया करते थे। तो एक जो दृश्य, एक जो भाव पैदा होता था उस समय, जानकारी का अभाव था। और जो लेकिन अब आज के समय में हर समय में एक हम सभी लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, समाचार चैनलों से, मीडिया से और दूरदर्शन जैसे संस्थान से, जो समय समय पर जो है ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से जो जानकारी पैदा हुई, तो आज का युवा उन भावनाओं के साथ और जुड़ा, और वो बच्चा भी, और बच्चों के पास अच्छी सूचनाएं रहती है। मैं बच्चों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि मुझे कि उन्हें 15 अगस्त और 26 जनवरी का अंतर अब उस उम्र में जाकर के पता है। और हम, आपका जो एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के प्रसारण से और ऐसे आपके कई अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण से भी जाहिर सी बात है गांव-गांव तक ये कार्यक्रम पहुंचता है। तो बहुत से बच्चों में ये शिक्षा जरूर मिलेगी उनको कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का क्या अंतर है, दोनों हमारे लिए कितने ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो ये महज 26 जनवरी या 15 अगस्त महज तिथियां नहीं हैं, बल्कि इनके साथ जो भाव जुड़े हुए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर शिखा, आप तो एक शिक्षिका हैं, और हम अपने दर्शकों के लिए जरूर जानना चाहेंगे कि आप जब स्टूडेंट थी और आप किस तरीके से इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करती थी, और आज जो आपके शिष्य हैं तो वो किस तरीके से करते हैं? क्या दोनों के बीच में कोई फर्क आया है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फर्क है। और जैसा कि आपने कहा कि सूचना और प्रौद्योगिकी का इसमें एक बड़ा योगदान है। जैसे कि मुझे याद है, बचपन में हमारे लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन होता था कि जब तक राष्ट्रपति पहुंचे उससे पहले हम नहा धोकर टीवी के सामने होते थे, और वो पूरा झांकियां देखना और चलते हुए एनसीसी के कैडेट्स और कंटिंजेंट्स का सलामी देना। और उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण जो प्रसंग हैं जो मुझे बड़े रोचक लगते थे। एक था बाल वीरों का हाथी पर बैठकर निकलना और उनकी कहानियों को फिर अखबार में पढ़ना कि उन्हें क्यों पुरस्कार दिया जा रहा है। और एक दूसरा था जितने भी मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाते थे और उनकी कहानियां जो उस समय प्रसारित की जाती थी। और बड़ी रोचक बात यह है कि ये मूलतः दूरदर्शन एकमात्र उस समय साधन था, और वो पूरा लगभग 1 बजे तक का वो पूरा कार्यक्रम हम लोग बिल्कुल टीवी के सामने बैठकर देखते थे। आज काफी बदलाव आया है। मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स पहले से ज्यादा जागरूक हैं,
उन्हें अर्थ और फर्क तो पता ही है। सेलिब्रेट करने का तरीका भी बहुत बदला है। जैसे कि आज बहुत सारे लाइव चैनल्स हैं, उनके अपने बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो बहुत जागरूक भी हैं और बहुत मुखर भी हैं। उनकी अपनी राय है हर चीज पर। जैसे कि झांकियों में मैं बदलाव देख रही हूँ, उसी तरह से अगर मैं अपने विश्वविद्यालय में या बाकी जगह देखूं तो वो बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता तरह तरह से उनकी सामने आ रही है। मुद्दों पर तरह तरह की डिबेट करना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बात को रखना। जैसे कि अगर मैं वोटिंग की बात कहूँ, वोटिंग को लेकर इतनी जागरूकता, खासकर जो नए वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, उनके बीच में ये एक नया डेवलपमेंट है, एक नया विकास है जो मैं देख रही हूँ। और इन्हीं लोगों के माध्यम से आपस में इस जागरूकता को बढ़ाना और जनमानस के बीच में जाके उस जागरूकता को बढ़ाना, ये कुछ नए बदलाव हैं जो बहुत तेजी से इधर बीच मतलब पिछले कुछ समय में मुझे लगता है पनपे हैं। इन बदलावों के साथ साथ एक छोटा सा बदलाव जो मैंने महसूस किया और जो मैंने देखा है वो ये है, डीपी बदलने का बदलाव। आप हर किसी के पास सोशल मीडिया है और हर किसी की सोशल मीडिया तक एक्सेस है। हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो कोई भी ऐसा इवेंट आता है, कोई भी ऐसा दिवस आता है, कोई भी ऐसा पर्व आता है, तो डीपी बदलने का चलन बड़ा आसान है। हम देखते हैं आज के दिन 26 जनवरी को कि लोग तिरंगे को अपनी डीपी बनाते हैं, भारत माता को अपनी डीपी बनाते हैं, कुछ और इस तरीके की चीज़ों को डीपी बनाते हैं। तो हम लोग जब बच्चे थे तो ये वाली सुविधा हमारे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं तो भी हम उस सुविधा का लाभ उठाते हुए हम भी अपनी डीपी बदल लेते हैं भाई, क्योंकि हर किसी के मन में एक बच्चा तो होता ही है और वो बच्चा हम तीनों में से, और जो हमारी पूरी टीम है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई बच्चा है, तो उस बच्चे को हमेशा से जीवित रखना चाहिए और उसे उसी तरीके से, बच्चे का मतलब होता है मासूमियत, निश्चलता, तो आप हमेशा अपने आप को उस अंदाज में ही हमें रखना है। हमारे साथ लोकेश जी और डॉक्टर शिखा मौजूद हैं, हमारी बातचीत चल रही है प्रजातांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक गणतंत्र पर्व, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट शहर की हलचल की ओर। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। लोकेश जी, हमारे दर्शक इस बात के इंतजार में हैं कि क्या लोकेश जी से एक ही गीत सुना जाए और इसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो ये उनके दिल में जो उत्सुकता है, उत्कंठा है, उसको आप उनकी जिज्ञासा को शांत कीजिए और कोई खूबसूरत सा कोई ऐसा गीत जो गणतंत्र दिवस को परिभाषित करता हो वो हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत कीजिए। मैम ने बलिदानों और शहादत की बात की, और जहाँ तक मेरा ये सौभाग्य है कि आपके माध्यम से दूरदर्शन के इतने सुधी दर्शक इसको सुन रहे हैं और मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। तो मैं 4 पंक्तियाँ जरूर पढ़ूंगा, एक गीत रखता हूँ। है खून पसीना पुरखों का, है खून पसीना पुरखों का, बलिदानों की एक गाथा है। मेरी माटी का हर एक सैनिक भारत का भाग्य विधाता है। मेरी माटी का हर एक सैनिक भारत का भाग्य विधाता है।
कैसी बाधा कैसी सरहद, विस्तार शौर्य का है अनहद। कैसी बाधा कैसी सरहद, विस्तार शौर्य का है अनहद। है गूंज सुरीले टापों की, बस्ती बस्ती हर घट पन घट। है गूंज सुरीले टापों की, बस्ती बस्ती हर घट पन घट। हो मस्त मगन ये मन मयूर, हो मस्त मगन ये मन मयूर, जय हिंद की सेना गाता है। मेरी माटी का हर एक सैनिक, भारत का भाग्य विधाता है। बहुत खूब। एक बंद पढ़ता हूँ जी। अम्मा बाबूजी का प्यारा, दादी की आंखों का तारा। वाह। अम्मा बाबूजी का प्यारा, दादी की आंखों का तारा। बहनों की राखी उससे है, त्योहार उसी से है सारा। बहनों की राखी उससे है, त्योहार उसी से है सारा। अपने संग पूरा गांव लिए, अपने संग पूरा गांव लिए, तन कर सीमा पर जाता है। मेरी माटी का हर एक सैनिक, भारत का भाग्य विधाता है। मेरी माटी का हर एक सैनिक, भारत का भाग्य विधाता है। अंतिम बंद पढ़ता हूं जी। कितनी आंखें हैं द्वार खड़ी, है अनंत प्रतीक्षा की ये घड़ी। कितनी आंखें हैं द्वार खड़ी, है अनंत प्रतीक्षा की ये घड़ी। अब अंत नहीं इसका कोई, है अनंत प्रतीक्षा की ये घड़ी। सब अश्रु बांध बह जाते हैं, सब अश्रु बांध बह जाते हैं, जब लिपट तिरंगा आता है। मेरी माटी का हर एक सैनिक, भारत का भाग्य विधाता है। मेरी माटी का हर एक सैनिक, भारत का भाग्य विधाता है। मेरी माटी का हर एक सैनिक भारत का भाग्य विधाता है। भारत के भाग्य विधाता आप भी हैं, क्योंकि आपका योगदान भारत के निर्माण में, भारत के नवनिर्माण में, भारत को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने आप को जो भी आप सहयोग दे सकते हैं, जो भी योगदान दे सकते हैं इस देश के निर्माण में, वो जरूर दीजिए और आपस में भाईचारा बनाए रखिए, सद्भाव बनाए रखिए। तो आइए हम चलते हैं लोकेश जी के पास। लोकेश जी, आपने जो जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, जैसे डॉक्टर शिखा ने स्वावलंबन की बात की थी, तो स्वावलंबन मतलब अपने को आत्मनिर्भर बनाना, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, और कोशिश ये करना है कि हम कुछ देने वाले बने, हम याचक की भूमिका में ना हो, बल्कि हम कुछ देने की कोशिश हम करें। तो आप इस बारे में जो बात आप कह रहे थे कि हमें लोकल चीजों के प्रति, यानी स्थानीय चीजों के प्रति हमें काफी सजग और सहयोगी होना चाहिए, वो कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, स्थानीयता का ही ये महत्व है। और जब अभी आपने कोविड की बात शुरू की थी, तो वहीं से ये बात निकली थी। हाँ। उसी दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा कि हम अपने आप को, अपनी संस्थाओं को, अपने जमीनों को इतना मजबूत करें, अपने खासकर उत्पादन का क्षेत्र है या छोटी छोटी इकाइयां हैं, मध्यम सूक्ष्म लघु हैं, उद्योग हैं, करें, छोटी छोटी चीजों को करें, तो उसको करके जो एक भावना पैदा होगी, जो एक स्थानीयता को मजबूती मिलेगी, जो एक भाव निकलेगा, वो पूरे राष्ट्र तक जाएगा। एक आप देखिए कि हमने कैसे कोविड के दौर में अपना टीका बनाया, कैसे हमने जो है सभी न सिर्फ अपने नागरिकों के लिए, बल्कि पूरे देश में, विश्व में भी उसको सहायता की, उनको सप्लाई भी किया। तो कितना अच्छा एक चैन स्थापित किया। हमारी बहनें यहाँ पर मास्क बनाने लगी और जो है तमाम सैनिटाइजर बनने लगे, गांव गांव, गली गली, घर घर में। इस तरीके की जो एक व्यवस्था उस समय उभरी, जो हमने आपदा में अवसर, माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि आपदा में अवसर का तलाश करना, तो उस आपदा के बाद जो एक अवसर आया, वो शायद ये सबसे बड़ा एक संदेश था कि हम अपनी स्थानीयता और अपनी ताकत को पहचाने। हमें कर गुजरने की, करने की एक क्षमता है। तो छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे श्रम हम अपने आसपास के, और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उसे हम प्रोत्साहित भी करें, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो कोई उद्यमी हो, हम सबको प्रोत्साहित करें। जाहिर सी बात है, हमारे अंदर, हर भारतवासी के अंदर एक प्रतिभा है, और उस प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए उसके पास प्लेटफॉर्म के रूप में जो भी चीजें आपके पास मौजूद है, मुहैया है, उसका आप इस्तेमाल करिए। और उसके इस्तेमाल के फलस्वरूप जो फल आपको मिलेगा,
उस फल से आपका व्यक्तिगत विकास भी होगा और जाहिर सी बात है देश का विकास भी होगा, राष्ट्र का निर्माण भी होगा। डॉक्टर शिखा, वक्त की कमी है और लेकिन फिर भी हम चलते चलते आपसे एक छोटा सा सवाल करेंगे और वो सवाल हमारे टाइटल से रिलेटेड है। हमारा आज का जो विषय है वो है प्रजातांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक गणतंत्र पर्व। सिर्फ सवाल इतना है कि प्रजातांत्रिक प्रतिबद्धता किसके लिए? प्रजातांत्रिक प्रतिबद्धता हम सभी के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वी द पीपल सिर्फ हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं, हम भी हैं। तो जब मैं प्रजातांत्रिक प्रतिबद्धता कह रही हूँ तो उसमें आप, हम सभी की प्रतिबद्धता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेरे प्रतिनिधि मेरे प्रति उत्तरदायी हैं तो मेरा भी उत्तरदायित्व है कि मैं वोटिंग के दिन कम से कम वोट जरूर देने जाऊं। और अब तो नोटा की भी व्यवस्था है, अगर मैं नहीं संतुष्ट हूं तो मैं नोटा में अपना वोट कास्ट करूं। दूसरी प्रतिबद्धता, अगर जैसे कि एक नया शुरुआत जो बड़ी सराहनीय है, सरकार अपनी किसी भी पॉलिसी या किसी भी नई नीति के तहत हमसे भी विचार मांगती है। तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि अगर मेरा विषय या मेरा कोई विचार किसी नीति को और सुदृढ़ कर सकता है तो मैं जरूर उस पोर्टल पर जाकर अपने विचार व्यक्त करूं। क्योंकि अंबेडकर का एक बहुत पुराना कथन है कि हड़ताल करना भर मेरा दायित्व नहीं है। अगर संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं तो मुझे असंवैधानिक प्रक्रियाओं की तरफ ना जाना पड़े। और संवैधानिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व जितना सरकार का है उतना हम सभी का है। तो डॉक्टर शिखा ने जो आखिरी बात कही कि अगर संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर संवैधानिक चीजें आपके लिए मुहैया है तो असंवैधानिक चीजों के प्रति हमें नहीं जाना चाहिए। इस खूबसूरत कोटेशन के बाद अब कुछ और कहने के लिए रह नहीं जाता है। डॉक्टर शिखा, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी गूढ़ जानकारी हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे दर्शकों को इतनी कीमती, इतनी गूढ़ जानकारी दी। इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हमें यहाँ पे समाप्त करना होगा क्योंकि समय की पाबंदी है, समय की बंदिश है। लेकिन हम आपको छोड़े जाते हैं एक सुंदर से खूबसूरत से गीत के साथ। तो आप देखिए गीत। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के लिए बने रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। हमें
मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भक्ति रस में डूबे भजन, करें ईश्वर का वंदन, करें हर मंदिर के दर्शन, जुड़े हमारे साथ।